तो जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। हाँ, कॉन्वोकेशन में गए थे सर चंडीगढ़, वो डिग्री लेने। अच्छा अच्छा, चलिए कुछ टॉपिक किए हैं, उनके नोट्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उनको एक बार रीड कर लेना, फिर जब हम रिवाइज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा दोबारा, ठीक है। सो हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या कर लिया है, क्या क्या टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। यस, बताएगा कोई? खुशी, क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किया है हमने? हमने टीचिंग में टीचिंग का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, डिफरेंसेस कुछ वर्ड्स के साथ, फिर उसके हमने किए हैं पॉइंट ऑफ व्यूज, फिर किए थे लेवल्स, फिर किए थे ऑब्जेक्टिव्स, फिर किए थे मेथड्स, टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, उनके जो पॉइंट्स थे वो कंप्लीट किए हैं, है ना। उसके बाद में आपने किया है हमारा ऑफलाइन मेथड्स किए हैं, और कुछ और मेथड्स ऐसे हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से किए जा सकते हैं, वो मेथड करेंगे, और आज करेंगे ऑनलाइन मेथड उसके साथ, ठीक है। चलो, सम अदर्स मेथड, इसमें ये मत सोचना कि ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, बस इसे समझना है, ठीक है। सम अदर्स मेथड, वो क्या है? फर्स्ट है आपका एक्सपोस्टरी, EXPOSITOR, ये बहुत सिंपल मेथड है। कैसा है? बहुत ज्यादा सिंपल सा मेथड है। कैसा? जैसे आम टीचिंग की जाती है ना, टीचर का आना, किसी चीज का एक्सप्लेन करना, किसी चीज के बारे में बताना, बच्चों को उसको सुनना, जैसे कि टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड है जैसे, उसमें हम टीचर जैसे आके एक्सप्लेन करता है, किसी भी चीज को आके बताता है और बच्चे पैसिवली उसको सुनते हैं, सेम आप एक्सपोस्टरी में करते हैं, ठीक है। मैं एक बार इसको रीड करता हूं। एक्सपोस्टरी टीचिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ ए लेक्चर रिलेशन टू फुल क्लास विद एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल एंड अपॉर्चुनिटीज। क्या होता है कि टीचर इसमें आपको एग्जांपल देगा, एक्सप्लेन करेगा, और एक्सप्लेन करेगा उसमें जैसे एक रियल क्लास को टीचर पढ़ाते हैं, सेम वैसे ही आपको टीच किया जाता है। ये आपका एक्सपोस्टरी मेथड होता है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। अब बात करेंगे कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड। आप में से मुझे बताओ, कोऑपरेट का मतलब क्या होता है? यस, एनीवन? कोऑपरेट का मतलब क्या होता है? सर सहयोग करना। वेरी गुड, सहयोग करना। दूसरों सो की बातों इसे को एक, इम्पोर्टेंस देना। यस, चलो इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। कोऑपरेटिव मेथड का मतलब होता है, कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड का मतलब होता है कि ये एक वर्क है, ये कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और टीचर ने ये प्रोजेक्ट 4 स्टूडेंट्स को दे दिया। टीचर ने ये प्रोजेक्ट किसको दे दिया? 4 स्टूडेंट्स को दे दिया, लेकिन इनके काम को डिवाइड नहीं किया गया। ऐसा नहीं कहा गया है, इसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि ए जो फर्स्ट नंबर का है वो इतना हिस्सा करे या बी इतना हिस्सा करे, नहीं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके सीखना, है ना। कोई प्रोजेक्ट टीचर ने दिया 4 बच्चों को, वो चारों को मिलके करना है। कोई उसमें ज्यादा काम कर सकता है, कोई उसमें कम काम कर सकता है, बट एक दूसरे का सहयोग करके सीखना ही होता है कोऑपरेटिव मेथड। समझ में आया सबको? यस, एनीवन? ऑनलाइन क्लास कोई डाउट है? यस सर। नो सर। ओके, एक बार मैं इसके मेथड के बारे में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है, मैं रीड करता हूं, ध्यान से सुनना। कि क्लासरूम मैनेजमेंट, यस, इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है क्लासरूम के मैनेजमेंट की। व्हाई?
मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर एक टीचर ने एक काम तो दे दिया बच्चों को, और टीचर ने अगर क्लास को मैनेज नहीं किया या क्लास को छोड़कर चला गया, तो कुछ बच्चे जो मेहनती है वो तो काम करेंगे, लेकिन जो काम नहीं करना चाहते वो काम नहीं करेंगे, और उनके बीच क्या हो सकता है, इस बात को लेके झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। तो क्लासरूम का मैनेजमेंट काम किसका है, टीचर का है। इनकी निगरानी रखने का काम किसका है, टीचर का है। सेकंड पॉइंट, ग्रुप वर्क एंड रेसिप्रोकल टीचिंग। ये क्या होता है, इसमें क्या डेवलप होता है, ग्रुप वर्किंग डेवलप होता है, समूह में काम करना, ग्रुप वर्क। यानी कि कह सकते हैं टीम वर्किंग में टीम के साथ काम करना, ये भी हमारा डेवलप होता है, टीम वर्किंग डेवलप होती है हमारी। आगे कहते हैं मोर इफेक्टिव देन लेक्चर। ये लेक्चर देने से ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्टिविटी जब बच्चा खुद करके, कोई लर्नर खुद करके सीखता है तो उससे ज्यादा बेटर सीख सकता है बाय लेक्चर। अगर कोई लेक्चर से सीख रहा है तो वो उसको रट सकता है, उसका इंटरेस्ट उतना नहीं होगा जितना खुद से करके सीखने में। अगर खुद से करके आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, वो आपसे गलत भी हो रही है, तो आपको एक नॉलेज तो आ ही जाती है कि इस एक्टिविटी को अगर ऐसे करेंगे तो वो गलत होगा। यानी कि एक नॉलेज तो आपने अपने आप गेन की, तो उसको कभी भी क्या नहीं करते, वो नॉलेज कभी भी धुंधली नहीं होती, उसे जल्दी से भूलते नहीं है, लॉन्ग टाइम तक आपको लर्न रहेगा अगर आपने खुद एक्टिविटी करके सीखा है। क्लियर है? एंड ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। व्हाई? क्या मीनिंग बताया गया था स्टूडेंट सेंटर्ड का? यस, एनीवन? स्टूडेंट सेंटर्ड का ये मीनिंग था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टूडेंट? यस, किसी भी मेथड, ज्यादा नहीं, स्टूडेंट ही एक्टिव होते हैं, टीचर पैसिवली वर्क करता है, लेकिन निगरानी जरूर रखेगा। अगर उसने निगरानी नहीं रखी तो ये नहीं कुछ करने वाले काम। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वर्क नहीं करना चाहते। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टीचर एक्टिवली इन्वॉल्व, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, बट इस मेथड में टीचर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसे निगरानी रखनी है, क्लास का मैनेजमेंट लेके चलना है, क्लास को कंट्रोल करके चलना है। तो यहां भी स्टूडेंट जो टीचर होगा वो कैसे रहेगा, एक्टिवली वर्क करेगा, लेकिन लेस एक्टिव रहेगा किसकी कंपेयर में, स्टूडेंट की कंपेयर में। क्लियर है? एनीवन? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव कोलैबोरेटिव मेथड क्या होता है? कोलैबोरेटिव मेथड क्या होगा? जोड़ के काम करना, या इसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, फिर आप अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्या है। हमने अभी अभी इससे पहले मेथड में देखा, कोऑपरेटिव मेथड में एक प्रोजेक्ट दिया 4 बच्चों कि आपको करना है, या क्लास को दिया तो 14 कर लो। अब लग रहा है कि हाँ क्लास को काम दिया होगा, जिसको मैनेज करना टीचर का काम है, लेकिन काम कौन करेंगे, स्टूडेंट ही करेंगे। इससे टीम वर्क की भावना बढ़ेगी, साथ में काम करने की भावना बढ़ेगी, नॉलेज डेवलप होगी, क्योंकि हम एक दूसरे के वर्क को देख के भी सीखते हैं। अच्छा ये इसने किया, इसको करने से ऐसा होता है। यहां क्या किया, इस मेथड को क्यों लाया गया कि बच्चे ना आलसी होते हैं, जो बच्चे आलसी होते हैं उनके लिए क्या किया है, ये भी एक प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट को करना था स्टूडेंट्स को। टीचर ने एक प्रोजेक्ट दिया जिसे स्टूडेंट को करना था, और स्टूडेंट थे टोटल क्लास में 8। लेकिन इस प्रोजेक्ट के प्रत्येक पार्ट को, ईच पार्ट को डिवाइड कर दिया गया। इतना हिस्सा ए करेगा, इतना बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड
हर किसी को उसका पार्ट डिवाइड कर दिया जाएगा। यहां टोटल वर्क दे दिया 14 को कैसे भी करो करके लेके आओ, लेकिन यहां क्या किया 8 स्टूडेंट्स में उनके काम को पर्टिकुलरली डिवाइड कर दिया, एक एक को उसका वर्क दे दिया गया कि आपको इतना हिस्सा करना ही है। और जब एक एक अपना काम करेगा फिर इसको जोड़ के प्रोजेक्ट कंप्लीट करके टीचर को शो करा दिया जाएगा। क्लियर है? एक बार इसको रीड करते हैं। That learning is group structure, the means that the student organize and divided the work between themselves. काम को अपने बीच स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। They also organize their workforce by themselves. और प्रत्येक जो है अपने काम को, अपने हिस्से के काम को करेगा खुद, बिना दूसरे की हेल्प। इसमें टीचर का भी महत्व खत्म हो जाता है। इसमें टीचर भी इतना एक्टिव वर्क नहीं करेगा जितना आपका कोऑपरेटिव में कर रहा है। ठीक है, आगे। द स्टूडेंट आउटसोर्स फ्रॉम मटेरियल दैट विल एड देम इन कंप्लीटिंग द टास्क। टास्क को पूरा करने के लिए स्टूडेंट बाहरी सोर्स, आउटर सोर्स, जो दूसरे सोर्स है उनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई क्या बोलते हैं असाइनमेंट दिया जाता है और उसको आपको कंप्लीट करना है, तो जरूरी नहीं है आप उसे बुक से करो, आप उसे बाहरी सोर्स ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन नेट से भी ले सकते हो, तो ऐसा भी कर सकते हो। कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट डू देयर ओवन असाइनमेंट ऑफ बोथ देयर इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट है, कोलैबोरेटिव जो मेथड है, इसमें जो इफेक्ट है वो प्रत्येक स्टूडेंट के इंडिविजुअल वर्क पे पड़ता है। इंडिविजुअल वर्क पे, यानी कि अगर प्रत्येक इंसान, प्रत्येक लर्नर अपने इंडिविजुअल वर्क में एक्सपर्ट है तो ये जो प्रोजेक्ट बन के जाएगा वो बहुत अच्छा बन जाएगा, है ना। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताओ जो मेथड है, कोलैबोरेटिव जो मेथड है, इसमें या ये पूछ सकता है कौन से मेथड में पार्टिकुलर वर्क या इंडिविजुअल वर्क जरूरी होता है या अच्छा होता है और कंप्लीट प्रोजेक्ट पूरे काम के लिए, तो वो कौन सा है? ठीक है, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं चलना, इसमें तो पता नहीं, यहां तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होके जाएगा, पता ही नहीं चलना है कि किसने काम किया है किसने काम नहीं किया, राइट। आगे, द ट्यूटोरियल मेथड, दिस इज लास्ट मेथड अदर्स में जो हम पढ़ रहे हैं। ट्यूटोरियल मेथड, ये क्या होता है? अक्सर ना इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं लेकिन वो गलत है, इसे ट्यूशन का नाम ले देते हैं, लेकिन ये ट्यूशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर टीचर पर्टिकुलर स्टूडेंट से या इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। जो भी उसके इश्यूज होंगे वो पर्टिकुलर लेगा टीचर, प्रत्येक के लेगा, जितने भी क्लास में स्टूडेंट होंगे उन्हें जो भी प्रॉब्लम आई है, कोई अगर उन्हें इशू आ रहा है तो डायरेक्ट टीचर पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक एक का। ठीक है, चलिए इसको एक बार रीड करते हैं। द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, यह तरीका है आदेश देने का या निर्देश देने का, इन विच एन इंस्ट्रक्टर वर्क्स डायरेक्टली विद एन इंडिविजुअल स्टूडेंट, जिसमें काम या निर्देश किया जाता है डायरेक्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ। कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? चलो इसके एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, आप पे क्लिक कर लो, आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट, हाँ सर एक बार एक्सपोजिटरी मेथड दोबारा बता दोगे, फर्स्ट वाला जो बताया आपने। एक्सपोजिटरी मेथड होता है जिसमें टीचर क्लास में आता है नॉर्मली, आके क्या करेगा,
किसी भी टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन करेगा, एग्जांपल्स देगा, आपकी क्यूरी को लेगा, उन्हें खत्म करेगा, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उन्हें सोल्व करेगा, जैसे नॉर्मल टीचिंग, जैसे नॉर्मल क्लास में टीचर पढ़ाता है, बिल्कुल वैसे। ये आपका एक्सपोजिट, ठीक है? ओके यस, ओके। अभी हम बात करेंगे कुछ और मेथड्स की इसी के अंदर, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट हो गया? क्लियर है? कोई डाउट? एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सम अदर्स मेथड में सबसे पहला हो गया एक्सपोजिटरी, यानी कि टीचर का आना, एक्सप्लेन करना, एग्जांपल देना, किसी पॉइंट को समझाना, ये एक्सपोजिटरी हो गया। दूसरा आ गया आपका कोऑपरेटिव मेथड, यानी कि एक टीचर द्वारा अपने कंट्रोल मैनेजमेंट में, क्लासरूम को अपने मैनेजमेंट, कंट्रोल मैनेजमेंट में लेते हुए प्रोजेक्ट को ग्रुप में देना और ग्रुप के बच्चों के द्वारा उस प्रोजेक्ट, लर्नर द्वारा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। और ये क्या होता है? स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, लेकिन इसमें टीचर भी एक्टिवली करता है वर्क, बट लेस एक्टिवली। किसकी तुलना में? स्टूडेंट्स की तुलना में। क्लासरूम का मैनेजमेंट सही करना या उसको सही तरीके से रखना ये टीचर की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक वर्क अकेले 2 ही बच्चे कर रहे हो, 14 में से 12 बच्चे काम ना ही दे, उनका सहयोग ना करें। इसमें ग्रुप वर्किंग या टीम वर्किंग की भावना बढ़ती है, अपना थॉट डेवलप होता है, सोचने की पावर बढ़ती है, दूसरों के विचार हमें ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। कोलैबोरेटिव मेथड होता है जब किसी वर्क को इंडिविजुअली कर दिया जाए, डिवाइड, किसी वर्क को इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया जाए क्लास में, उसे कोलैबोरेटिव कहते हैं। ट्यूटोरियल मेथड होता है जब किसी टीचर द्वारा पर्टिकुलर स्टूडेंट को टीच किया जाए या इंस्ट्रक्शन दिया जाए, निर्देश दिया जाए, या उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाए, उसे ट्यूटोरियल मेथड कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलिप्ड, द फिलिप्ड, यस, कोई मुझे बताएगा क्या मतलब होता है? यस, एनीवन? यस, किसने बोला? फ्लिप्ड का मतलब होता है पलटी मारना, यानी कि उल्टा, रिवर्स। इसका मीनिंग बनता है रिवर्स। नो, और ये मेथड आया था 2007 में। पलटी का मतलब क्या था? पलटी का मतलब होता है कि क्या है, नॉर्मली क्लास में क्या होता है, बच्चे क्लास में आए, पढ़ा, उन्हें होमवर्क दिया गया और उन्होंने घर पे जाके होमवर्क किया। ये उसका रिवर्स है, उल्टा है। बच्चे घर पे पढ़ेंगे और स्कूल में आके होमवर्क करेंगे, अपनी क्यूरीज को जो पूछना है वो जो भी काम करते थे, जो जैसे कि क्लासरूम में आके बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मली, लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में बच्चों को पॉइंट्स गिवन होंगे, दे दिया जाएगा, घर पढ़ के आओ और होमवर्क करोगे आप क्लास में। दिस इज द बेस्ट, दिस इज वेरी बेस्ट फॉर यू। व्हाट आर यू सेइंग? आपने हायर एजुकेशन के कुछ टॉपिक्स को खुद किया, जिनको आके यहाँ पे पढ़ाया, राइट? आपने फ्लिप्ड क्लासरूम का ही यूज किया, उसमें बच्चा खुद से करके सीखेगा, यानी कि उसे एफर्ट लगाना होगा, ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबको कर दो। मैं फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब आपको बता रहा हूं, तो ये उल्टा होता है। जैसे कि नॉर्मल क्लासेस में बच्चे आके पढ़ते हैं और होमवर्क घर जाके करते हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे घर पे, होमवर्क आके क्लास के अंदर करेंगे। ये आपका फ्लिप्ड क्लासरूम है, जिसका मीनिंग होता है रिवर्स, यानी कि उल्टा, और आया था 2007। कंप्लीट है? एनीवन?
सर यस सर, यस बोलो। सर ये ठीक से समझ में नहीं आया, मतलब एक पर्टिकुलर इसका वर्क होता क्या है? देखो, फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता है क्लास को उलट देना। नॉर्मली आप स्कूल में जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, और टीचर आपको वहां पे क्या करते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको लेक्चर देते हैं, और लेक्चर लेने के बाद में आप, हाँ जो वो अपना यस, टॉपिक लेकर आते हैं वो हमें पढ़ाते हैं, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, उन्होंने, प्रोफेसर ने आपको एक लेक्चर दिया, किसी पॉइंट पे लेक्चर दिया, आपने उसको लेक्चर को लिया और आप घर पे चले गए, फिर आपने क्या किया, उसको रिवाइज किया घर पे जाकर। ऐसा ही होता है नॉर्मली। जी। लेकिन इस क्लासरूम के अंदर क्या है पता है, इस क्लास के रूम के अंदर ऐसा होगा कि प्रोफेसर ना आपको एक टॉपिक दे देगा, आपके फोन पे एक टॉपिक भेज देगा कि ये एक टॉपिक है पार्थिव और प्राथिव, और आपको कल आके इस पे लेक्चर देना है क्लास में, जैसे कि प्रोफेसर देता था। अब उस लेक्चर को आप प्रिपरेशन घर पे करोगे। अब कोई अगर आपको लेक्चर देना है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो उसका प्रिपरेशन तो आप घर पे करोगे ना पहले, बहुत अच्छे से। तो जब आपने उसका प्रिपरेशन घर पे किया और प्रेजेंटेशन जाके स्कूल में दिया या कॉलेज में दिया, तो वो आपका फ्लिप्ड क्लासरूम हो जाता है, यानी कि उलट गया। जो पैटर्न था उसको उल्टा कर दिया। अब प्रोफेसर की जगह आप चले गए और लेक्चर आप दोगे। जो पॉइंट आपको स्कूल में सिखाया जाता था उसे आप घर से सीख के आए हो और स्कूल में उसे एक्सप्लेन यानी कि रिवाइज किया है। ठीक है? जी सर, मतलब जैसे प्रैक्टिस हम करते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, फिर प्रैक्टिस करना। यस यस यस, बिल्कुल। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे ब्लेंडेड लर्निंग। ये क्या होता है? यस, ब्लेंडेड। ब्लेंडेड लर्निंग, और ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? मिक्सअप होता है, जो इंडिया में अभी चलने वाला है, लगभग सभी जगह पढ़ाया जाएगा वैसे ही, कि इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके का यूज किया जाएगा टीचिंग के लिए। ठीक है? कंटेंट जो आपको मिलेगा वो ऑनलाइन मिलेगा, क्लासेस जो आपको मिलेगी वो ऑफलाइन मिलेगी। तो ऐसा कोई भी तरीका जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का यूज किया जाता है उसे ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। चलो, एक लास्ट इसमें बचा है रिफ्लेक्टिव। ये क्या होता है? यस, एनीवन? रिफ्लेक्टिव लर्निंग का मतलब है, दिस इज नॉट ए टीचिंग मेथड। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख लेना, इसके पास इंपॉर्टेंट लिख लेना, बिकॉज इट इज नॉट ए मेथड। ये इवेल्युएशन होता है किसका? टीचर का खुद। यस, सर इसमें हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग वो होती है कि मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम खुद सोचते हैं। यस, बट आप नहीं। ये एक रिफ्लेक्टिव लर्निंग होती है फॉर टीचर, कि टीचर ना, जैसे ही मैंने आपको आज पढ़ाया, मैं कुछ फिक्स गोल में फिक्स करके आया था कि मुझे आपको अदर्स मेथड पढ़ा रहे हैं और कुछ ऑनलाइन मेथड्स पढ़ा रहे हैं। जब मैं आपको टीच करा रहा हूं तो टीच करने के बाद जैसे ही क्लास ऑफ होगी तो मैं इस क्लास के बाहर निकलूंगा, और क्लास के बाहर निकलने के बाद मैं आई विल कॉल समवन, मैं किसी को कॉल कर सकता हूं, आप में से फोन करके मैं पूछने वाला हूं कि आज की क्लास कैसी थी। या फिर मैं सोच सकता हूं कि जो मैं कंटेंट कंप्लीट करना चाहता था क्या मैं कर पाया, जो मैं बच्चों को समझाना चाहता था लर्नर्स को क्या वो समझ पाए, जो मैं मेथड से पढ़ाना चाहता था क्या मैंने उस मेथड का यूज किया। तो टीचर क्या करता है? सेल्फ इवेल्युएशन करता है, फीडबैक लेता है। हाँ, टीचर खुद का फीडबैक लेता है अपने आप से। नो, दिस इज नॉट, यह जरूरी नहीं है।
वह खुद का इवेल्युएशन करता है, जरूरी नहीं है कि वो बच्चे को ही कॉल करे। मैं यहाँ जस्ट जाके बाहर खुद भी सोच सकता हूँ कि मैंने जिन मेथड्स का यूज किया क्या वो सही है, क्या उनसे बच्चों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो मुझे कौन सा मेथड का यूज करना चाहिए। तो इसमें जरूरी नहीं है कि मैं बच्चों से पूछूं, अपना इवेल्युएशन, टीचर का सेल्फ इवेल्युएशन होता है। खुद को ऑब्जर्व करना ना सर। यस, खुद को ऑब्जर्व करना, लेकिन इट इज नॉट ए टीचिंग मेथड, दिस इज ए इवेल्युएशन मेथड फॉर टीचर। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए इसका पिक क्लिक कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सर। इसलिए ये भी ऐड कर दूंगा, नोट अ टीचिंग मेथड फॉर टीचर। हाँ, ये इसमें मैं नोट कर देता हूं, मेंशन इट इज नॉट अ टीचिंग मेथड। ये टीचिंग मेथड नहीं है, ये इवेल्युएशन मेथड है। इसमें टीचर अपना इवेल्युएशन कहता है। जैसे कि मैं अभी रीड करता हूं, एक बार ध्यान से सुनेंगे। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस इन व्हिच कलेक्टिंग द थॉट्स, रिकॉर्डिंग द थॉट्स एंड एनालाइज द थॉट्स। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए साइक्लिंग प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द टीचिंग अस। अपनी टीचिंग के बारे में सोचना। क्या? व्हाट एम आई टीचिंग, मैंने क्या पढ़ाया। हाउ विल आई टीच इट, मैंने इसे कैसे पढ़ाया। हाउ विल टीचर्स नो इफ स्टूडेंट अंडरस्टैंड, मुझे कैसे पता चले कि बच्चों को जो मैं समझाना चाहता था वो समझ में आया या नहीं। एंड हु एम आई टीचिंग, और मुझे इसमें क्या करना चाहिए। मैं इसे अगर बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो मैं किस पैटर्न का यूज करूं। ठीक है, तो अपना इवैल्यूएशन करना है। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट ऑनलाइन क्लास? यस सर, यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन मेथड्स की। सॉरी, अब बात करेंगे ऑनलाइन मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग। ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि अब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी लगभग 7-8 के बाद ऑनलाइन कोर्सेज भी मिलने लगे हैं। अब आप घर पे रह के ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जब हम ऑनलाइन अगर क्लासेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन मेथड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग? एनीवन? सर हम टीचर से इंटरैक्ट करते हैं इंटरनेट और वेरी गुड। जब हम यस, जब हम टीचिंग के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं वो हमारा ऑनलाइन मेथड हो जाता है। अगर हम इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं तो वो हमारा ऑफलाइन मेथड हो जाता है। ठीक है, चलिए कुछ मेथड्स हैं जो ऑनलाइन है, वर्तमान टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन 100% बनेगा आपका जो भी एग्जाम होगा। ठीक है, सबसे पहला मॉक्स। कौन कौन जानता है इसके बारे में? फिर है स्वयं, और फिर है स्वयं प्रभा। ये 3 ऐसे मेथड हैं जो ऑनलाइन मेथड है। ठीक है, इनमें ऑनलाइन पढ़ा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें, क्या इनसे पहले कोई भी ऑनलाइन मेथड्स नहीं थे? ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि आपको डाटा मिल जाए पढ़ने के लिए या आपको कोई ऑनलाइन कोर्स मिल जाए?
यस एनीवन? क्या लगता है कि ऐसा पहले नहीं हुआ होगा? जो वीडियोस अवेलेबल होते हैं क्या वो हो सकते हैं? यस यस, वेरी गुड। यूट्यूब एक, दूसरा हो सकता है विकिपीडिया, ये भी होता है ना, इसमें भी आपको जो आपका कंटेंट है वो अवेलेबल होता है। बट कुछ इशू था, और वो इशू क्या था, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे कंटेंट मिल तो जाता था, लेकिन अगर कोई क्यूरी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना, कोई क्वेश्चन हमारे पास है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? क्योंकि ये ना वन वे कम्युनिकेशन थी, वन वे कम्युनिकेशन। इसमें अगर आपने कोई क्यूरी को आपने डाउट उसमें डाला भी है, डाउट सेक्शन में, तो आपको रिप्लाई मिले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए क्या हुआ, फिर ऑनलाइन कोर्स आया मॉक्स। ये 2008 में आया था, बट इसे जो मान्यता मिली थी वो 2012 में मिली थी। इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी फुल फॉर्म, ये पहला ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको कोर्सेज मिलते हैं, और सिर्फ कोर्स नहीं मिलेंगे, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेंगे अगर आप यहां से पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है M फॉर मैसी, O फॉर ओपन, O फॉर ऑनलाइन, और C फॉर कोर्स। सर लेकिन ये तो सर ना रिकॉर्डेड वीडियोस ही तो होते हैं। कहां पे? मॉक्स पे? यस सर, में रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, मैंने भी हाँ। कोर्स सर्टिफिकेट किए हुए हैं, तो इसमें तो हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो होता है, रिकॉर्डेड वीडियो होता है, बट अगर आप कोई क्यूरी अगर आपकी है ना, तो उसका सॉल्यूशन वो साथ के साथ देते हैं। नहीं सर, ठीक साथ है, के साथ नहीं मिलता सर। उसमें भी सर सेम प्रॉब्लम होता है कि नहीं आप मिलता। नहीं सर, क्वेश्चन डालोगे तो हाँ। आपको वो कब रिप्लाई करेंगे उसका कोई वो नहीं होता सर। रिकॉर्डेड वीडियोस होता है इसलिए। चलो, जैसा बुक्स में अवेलेबल है पढ़ाया, जो मुझे आपको एक्सप्लेन तो वैसे ही करना पड़ेगा जैसे बुक्स में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि नोट्स में अवेलेबल है, जैसे बताया गया है इसके बारे में, उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, ये पर्सनल क्यूरी हो जाएगी। हम एग्जाम में तो नहीं कह सकते ना ये बात जाके कि सर वो हमारा रिप्लाई नहीं करते। सो हम यही कहेंगे कि ये ऑनलाइन कोर्स है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ओपन कोर्सेज मिलते हैं जिनमें आपको सर्टिफिकेट भी अवेलेबल होंगे, टू वे कम्युनिकेशन होता है। इससे पहले विकिपीडिया, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म थे, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन थे, यानी कि यूट्यूब पे अगर आपने किसी चीज को देखा और आपको उसकी क्यूरी, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको सॉल्यूशन आपको करना है, तो आपको कोई और वीडियो ही देखनी पड़ेगी, या फिर कंटेंट कहीं और से ढूंढना पड़ेगा, कोई और सॉल्यूशन नहीं था। लेकिन मॉक के बाद में इस कंडीशन को चेंज कर लिया। ठीक है, सो आई एम रीडिंग डाउन, हैव बिकम ए फेमस फॉर डाइवर्स लर्निंग टू अपग्रेड देयर नॉलेज एंड स्किल्स। जो लर्नर्स थे उनकी नॉलेज को डेवलप करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए मॉक्स को लेके आया गया। इट इज ए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये ऑनलाइन है तो कैसा है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है दैट प्रोवाइड्स एन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड विद ए चेंज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन विद द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। ये क्या करते हैं कि बच्चे कितनी भी दूरी पे हो और एक साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। वो इंडिविजुअल भी रहेंगे और साथ भी रहेंगे। एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं? 50, 100। अगर बहुत ज्यादा बड़ा हॉल बना लोगे तो 500 बच्चे, और लास्ट हो जाएगा 1000। हालांकि 1000 को एक साथ पढ़ाना जो है वो बेनिफिशियल नहीं होता है, ना तो बच्चों की कुछ समझ में आएगा और ना ही टीचर इतने बच्चों पे एक साथ निगरानी रख पाएगा। लेकिन यहाँ पे हर टीचर, हर स्टूडेंट के सामने पर्टिकुलर टीचर होता है, क्योंकि अगर आप लैपटॉप, मोबाइल यूज जैसे भी आप उनको देख रहे हो, आप तो पर्टिकुलरली देख रहे हो ना, और एक साथ 10 लाख 20 लाख जितने चाहे जुड़ सकते हैं। डिस्टेंस दूरी, इन्होंने डिस्टेंस को भी खत्म कर दिया है ना, आपके घर पे पहुंच गए हैं ऑनलाइन कोर्सेज लेके। क्लियर है? तो ये हमारा मॉक्स, वैसे वो 2008 में आया था, 2012 में इसे मिला था
मान्यता दी गई थी 2012 में, ठीक है। और इसका मेन जो एम है वो है स्किल्स को डेवलप करना, एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाना, ठीक है। क्लियर है? यस, एनीवन? चलिए सर श्योर है। आगे बढ़ते। बेनिफिट्स ऑफ मॉक्स, इसके लाभ क्या क्या होंगे इस मेथड से जो हम पढ़ा रहे हैं? इसके लाभ हो गए, एक तो जो आपको है डिस्टेंस एरिया कवर हो गया, आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो। ये अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो कैसे? कि अगर मेरा अभी पढ़ने का मन है तो मैं अभी डायरेक्ट ऑनलाइन लेके पढ़ सकता हूं, और मेरा अगर अभी मन नहीं है तो मैं उसे बाद में भी रिकॉर्डेड से पढ़ सकता हूं। क्लियर है? प्रोवाइडिंग एन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि ये फ्लेक्सिबल कर दिया गया है एजुकेशन को, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि अपनी स्पीड से पढ़ना, तो फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। अगर हमारी इच्छा जितनी है हम उतना ही पढ़ सकते हैं। हमें दूसरे से स्पीड से, जैसे अभी हाल ही में मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जो भी लाइव बैठे हैं उन्हें क्या करना होगा? मेरी स्पीड से चलना होगा। जितनी स्पीड से मैं बोल रहा हूं उसी स्पीड से उन्हें सीखना होगा। बट ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो भी अगर किसी बच्चे का इच्छा ये हो जाती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मैं एडिटेट हो रहा हूं, या मुझे कोई इश्यू आ रहा है, या मुझे कोई वर्क है, तो वो क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। बंद करने के बाद में क्या करेगा? बाद में कभी भी जब भी वो फ्री होता है 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद रिकॉर्डिंग ओपन करेगा, रिकॉर्डिंग से देख लेगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे श्वम की। इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन, वो फुल फॉर्म। S4 होता है स्टडी, W4 होता है वेब, A4 होता है एक्टिव लर्निंग, A4 क्या होता है? सॉरी, Y4 होता है यंग, एस्पायरिंग, A4 होता है एस्पायरिंग, एंड M4 होता है माइंड। ये भी एक प्लेटफॉर्म आया, ये भी एक मॉक प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और बीजेपी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, और स्वयं प्रभा को लेके आया गया था 2017 में, डिजिटलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, डिजिटलाइजेशन करने के लिए कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा है रेगुलर कॉलेजेस जाके, तो उन्हें घर पे पढ़ाओ। ऑनलाइन कोर्सेज डाल दिए गए। ठीक है, इसमें आपको 9th से लगा के 9th टू पोस्ट ग्रेजुएट तक के कोर्स मिलेंगे। सभी कोर्स इस पे अवेलेबल होते हैं, सारे कोर्सेज इस पे अवेलेबल होते हैं 9th से लगा के पीजी तक के। टेक्निकल के भी हैं, नॉन टेक्निकल के भी हैं। हाँ सर, ये कब आया था और कब रिकॉग्निशन मिला था? 2014 में आई थी बीजेपी सरकार। ठीक है, और बीजेपी सरकार ही लेके आई थी इसे 2017 में, फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया को डिजिटल करने के लिए इस ऐप को लाया गया, या इस प्लेटफॉर्म को लेके आया गया। क्लियर है? यस, यस सर। एनीवन, एनी डाउट? ओके, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे स्वयं प्रभा की। स्वयं प्रभा और स्वयं दोनों सेम 2017 में ही आए थे, लेकिन स्वयं प्रभा का एम था घर घर तक एजुकेशन को पहुंचाना, हर घर तक एजुकेशन को पहुंचाना। सो स्वयं प्रभा एजुकेशन पहुंचाता है 34 DTH, ये एक चैनल का नाम है। इसमें एक जो कोर्सेज है, टोटल जो इनके प्रोग्राम्स है वो 32 हैं, और ये जो 32 प्रोग्राम्स है ये दिन में एक बार, वन डे वन टाइम 4 आवर तो रहते हैं लाइव, और 6 टाइम होता है इसका रिपीट।
रिपीट टेलीकास्ट करते हैं। इस प्रोग्राम को 34 DTH चैनल पे जो सैटेलाइट लेके आती है यानी कि प्रोग्राम देती है उसका नाम है जी सेट सैटेलाइट, GSAT-15। ये वो सैटेलाइट है जो क्या करती है 34 DTH चैनल पर सारे चैनल्स को, सारे प्रोग्राम्स को सेंड करती है। ठीक है, इस पे जो भी प्रोग्राम है वो टोटल प्रोग्राम है 32 प्रोग्राम्स है, और जो 4 घंटे तो लाइव रहते हैं, उसके बाद 6 टाइम क्या होता है रिपीट टेलीकास्ट चलता है। क्लियर है? अब इसमें से एक बेस्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ऐसे कंडीशन है तो ये पोस्ट ग्रेजुएट 9 से पोस्ट ग्रेजुएट तक की एजुकेशन प्रोवाइड कौन कराता है? ये पॉइंट है। ऐसी अलग अलग 9 बॉडीज हैं इंडिया के अंदर। 9 बॉडीज ऐसी हैं जो आपको ये पीजी से 9 से पीजी तक की एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उस पर बढ़ते हैं आगे। सर हम्म, सर ये स्वयं प्रभा किसके थ्रू लॉन्च की गई थी? बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू आई थी। दोनों सेम ही टाइम पे आए थे। हाँ, दोनों को एक साथ किया गया था। स्वयं पे ये पोस्ट ग्रेजुएट तक के जो प्लेटफॉर्म था उसको तैयार किया, और स्वयं प्रभा के थ्रू से घर घर, हर घर तक पहुंचाने का एम था। लेकिन सर हमारे घर नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, आप ये चैनल लगवाओ 34 DTH, पहुंच जाएगा। चलिए मैं इसको रब करूं, इसकी बॉडीज के नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए इनकी जो है फुल फॉर्म है बहुत जरूरी है, वो भी याद रखना है। ये चैनल का नाम, सैटेलाइट का नाम और कब आया। काम तो आप लोगों को इसका पता ही है, इसका काम एक ही है भैया, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड कराना। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक तो एक्सपेंस बचेगा बच्चों का और नॉलेज डेवलप हो जाएगी, है ना। डिजिटलाइजेशन, जैसे कि अभी जो इंडिया में जो हमारा ऐप है मनी ट्रांसफर करने के लिए, उसका नाम है भीम ऐप इंडिया का है। बाकी जो फोन पे, गूगल पे है, ये इंडिया का नहीं है। क्लियर है? चलिए स्वयं प्रभा की बॉडीज के मैंने नाम बता देता हूं। स्वयं प्रभा, ऐसी 9 बॉडीज है। फर्स्ट AICTE, सेकंड NITTR, थर्ड UGC, फोर्थ CEC, फिफ्थ हो गया आपका NIOS बोर्ड, NIOS, फिर है सिक्स्थ NCERT। ठीक है, उसके बाद में है आपका NPTEL, एट नंबर पे आता है इग्नू, IGNOU, इग्नू, और 9th नंबर पे आएगा आपका IIMP। क्लियर है? तो ये वो 9 बॉडीज हैं जो GSAT-15 सैटेलाइट पे प्रोग्राम को प्रोवाइड करते हैं। कौन किस प्रोग्राम को प्रोवाइड करता है, इनके नाम भी बहुत जरूरी है। जो ये AICTE है, इसके फुल फॉर्म हम कल पढ़ेंगे, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वी हैव नो इनफ टाइम एट दिस टाइम। तो आज हम ये जान लेते हैं कि कौन किस एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। AICTE जो एजुकेशन को प्रोवाइड करता है GSAT के थ्रू 34 DTH पे, वो होती है इंटरनेशनल एजुकेशन। इंटरनेशनल एजुकेशन
ठीक है। NITTR फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट टीचिंग ट्रेनिंग टीचर टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च। और ये क्या होता है, यहां पे टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है। टीचर को ट्रेन किया जाता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये पोस्ट ग्रेजुएट की जो एजुकेशन है वो प्राइवेट प्रोवाइड करती है, बट नॉन टेक्निकल। कौन सी? नॉन टेक्निकल प्रोवाइड करती है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन को प्रोवाइड करता है AICTE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CEC, ये अंडर ग्रेजुएट की एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। NIOS, ये आपको स्कूली एजुकेशन का मतलब है 12th तक की एजुकेशन ओपनली प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्कूली एजुकेशन, राइट। NCERT, ये भी आपको स्कूली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। NPTEL, नेशनल प्रोग्राम टेक्निकल इनहेंस लर्निंग, क्या प्रोवाइड करता है? इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है वो ये प्रोवाइड करते हैं। इंजीनियरिंग की एजुकेशन ये आपको प्रोवाइड करते हैं। इग्नू क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आउट ऑफ स्कूल। ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल का मतलब है 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं ना कुछ बच्चे, ये जो अपना IIT सेक्टर IIT की तरफ बढ़ जाते हैं, फिर डिप्लोमा कर लेते हैं, वो डिप्लोमा वाला जब पार्टसन चला जाता है, ये आपका आउट ऑफ स्कूल हो जाता है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन। नाइन्थ के बाद में देखो उस क्या है कि अगर हम इस एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो इसमें आपको एक प्रोसेस के बाद ही जा सकते हो। 9th के बाद 10th करना होगा, 11th करना होगा, 12th करना होगा। बट 9th के बाद कुछ बच्चे रुक जाते हैं, पढ़ते नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ाई में। जैसे किसी को मैकेनिक का काम अच्छा लगता है तो वो उस चीज में अंदर चले जाते हैं, उस फील्ड में चले जाते हैं और क्या करने लगते हैं, वहां डिप्लोमा कर लेते हैं। तो वो ये पोर्शन आ जाता है, आउट ऑफ स्कूली एजुकेशन हो जाती है, क्योंकि स्कूली एजुकेशन वो होगी जिसमें आप 10th और 12th करोगे। इसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट इन बैंगलोर, और यहाँ पे आप मैनेजमेंट की एजुकेशन लेते हैं। क्लियर है? तो ये 9 ऐसी एजुकेशन है, ये 9 ऐसी बॉडीज हैं इंडिया में जो हमें एजुकेशन इस हिसाब से प्रोवाइड करती है। क्लिक द पिक, और इसके जो फुल फॉर्म्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे। एक बार दोबारा मैं फुल फॉर्म एक बार बोल देता हूं। आप सभी लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दोनों। AICTE कब आया, कब इसे मान्यता मिली? जैसे कि मैं आपको एक का एग्जांपल देता हूं, जैसे UGC नेट है, सॉरी UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आया था 1953 में। कब आया था? 1953 में, एक एडवाइजर बॉडी के रूप में आया था इंडिया में। बस 1956 में क्या किया गया है, ये अब एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि संवैधानिक बॉडी बन चुकी है 1956 में। और ये क्या करती है, फंडिंग करती है। जो रिसर्च वाले बच्चे होते हैं ना, उन्हें फंडिंग करता है यूजीसी द्वारा, उन्हें फंडिंग दिया जाता है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, उन यूनिवर्सिटीज को डिग्री प्रोवाइड करती है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि कब आया है। यूजीसी नेट 1953 में आया था, 1956 में से संवैधानिक मान्यता मिली। ऐसे ही AICTE 1947 के समथिंग आया था, मान्यता मिली 1987 में। स्टैट्यूटरी बॉडी बना ये 1987 में। ऐसे ही प्रत्येक को देखना है कि कब आया था और कब मान्यता मिली, बस इतना कर लेना। क्लियर है? इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। AICTE की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिलिंग टेक्निकल एजुकेशन। NITTR होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च।
ठीक है। यूजीसी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सीईसी होता है कंसल्टेंट एजुकेशन कमीशन। एससीए के फुल फॉर्म जब आप नेट पे निकालते हो ना, पता है क्या आएगा? चीफ इलेक्शन कमीशन आएगा। ध्यान से देखना, उसको दोबारा देख लेना। चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं है ये सीईसी है जो यूजीसी की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो स्कूल एजुकेशन देते हैं। एनसीईआरटी नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। एनपीटीईएल नेशनल प्रोग्राम टेक्निकल इनहेंस लर्निंग इंजीनियरिंग। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम अक्सर ई से एजुकेशन याद रखते हैं, लेकिन यहाँ इनहेंस है, इसीलिए याद रखना। एनपीटी नेशनल प्रोग्राम टेक्निकल इनहेंस लर्निंग। इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट बेंगलोर, ठीक है। और क्या देता है? मैनेजमेंट की एजुकेशन दे। क्लिक द फ्लिक। आज के लिए इतना काफी है। कल सेम टाइम 5 PM सभी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके।